किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सच के साथ कार्यक्रम में। मैं हूं अंजू सिंह। सच के साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सिर्फ हम सच बताते नहीं बल्कि दिखाते भी हैं। और आज हम आपको एक ऐसा ही सच दिखाने वाला है जो पानी में उगता है, किसानों की मेहनत से चमकता है और पूरी दुनिया में काले हीरे की चमक बिखेर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मखाना की, यानी मिथिला की झीलों से उठता हुआ कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक ये काला हीरा अपनी चमक बिखेरा है और इसे हमारी सरकार ने पहचाना है और इसीलिए मखाना बोर्ड का गठन हुआ। लेकिन आज हम उस सच की पड़ताल करेंगे कि इस गठन के बाद किसानों के जीवन में कितना बदलाव आया। क्या वाकई में वो एक नई पहचान के ब्रांड एम्बेसडर बन पा रहे हैं? क्या बिहार की पहचान से आगे निकलकर क्या हम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या किसानों की मेहनत का उन्हें लाभ मिल पा रहा है? क्या तकनीक वाकई में मखाना के बाजार और इसकी खेती को बदल रही है? आज इन सब सवालों का सच हम तलाशने की कोशिश करेंगे सच के साथ में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने विशेष मेहमानों से जो कि आज के इस सच में अपना योगदान देंगे और इस सच को और बारीकी से परत दर परत समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले देखते हैं इस पर यह रिपोर्ट। मखाना जो अब सुपर फूड में अपनी पहचान बना रहा है, को काला हीरा भी कहा जाता है। हमारे देश में मखाने की 80% खेती बिहार में की जाती है। बिहार, खासकर मिथिला क्षेत्र मखाना की खेती के लिए जाना जाता है और पूरे देश में सबसे ज्यादा मखाना यही पैदा होता है। आज मखाना देश और विदेश दोनों जगह काफी पसंद किया जा रहा है और इसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने मखाना की बढ़ती मांग और इसमें संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक रूप से 15 सितंबर 2025 को बिहार में बोर्ड को आरंभ कर दिया है। बिहार के पूर्णिया जिले में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। ये भारत के मखाना क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब तक काफी हद तक ये असंगठित क्षेत्र में था। बोर्ड के गठन के बाद इसके उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को संगठित और मजबूत करने का काम किया जाएगा। ये बोर्ड मखाना पर अनुसंधान, विकास, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा मखाना प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनों और नई किस्मों के विकास के लिए लगभग 475 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने इस पहल का समर्थन करने के लिए 2025-26 से 2030-31 के समय के लिए 476.03 करोड़ रुपए के खर्च के साथ मखाना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को स्वीकृति दी है। ये स्कीम अनुसंधान और नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, किसानों की क्षमता बढ़ाने, बेहतर कटाई और कटाई के बाद के तरीके, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण पर केंद्रित है। मखाना बोर्ड मखाना किसानों का पथ प्रदर्शक करेगा और उन्हें प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा। मखाना के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए किसानों को वैज्ञानिक तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे बेहतर बीजों का चयन करने और कीट नियंत्रण पर महारत हासिल कर सके। बता दें कि पिछले दिसंबर महीने में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक नई दिल्ली के कृषि भवन में हुई। बैठक में बोर्ड और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। बोर्ड ने राज्यों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा जमा की गई वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा की और इस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से अलग अलग हिस्सों के लिए बजट आवंटित किए। बोर्ड की बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्यों के बीच की जरूरत को पूरा करने के लिए SAU सबौर और CAU समस्तीपुर बिहार को आपूर्ति करनी होगी।
राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार और NRC मखाना दरभंगा अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षकों को मखाना मूल्य श्रृंखला के आधुनिक प्रौद्योगिकी पहलुओं का प्रशिक्षण देंगे, जिससे पारंपरिक और गैर पारंपरिक इलाकों में मखाना की खेती को आसान बनाया जा सके। बोर्ड के जरूरत के हिसाब से अनुसंधान, खेती और प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास, ग्रेडिंग, ड्राइंग, पॉपिंग और पैकेजिंग के लिए अवसंरचना, खेती के नए तरीकों को बढ़ावा देने, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, मार्केट लिंकेज और निर्यात की तैयारी पर भी जोर दिया। मखाना बोर्ड कटाई के बाद की प्रक्रिया को मजबूत करेगा, जैसे सही सुखाना, भंडारण और सफाई। इससे मखाना खराब नहीं होगा और उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। अच्छी गुणवत्ता का मखाना बाजार में ऊंचे दाम पर बिकता है, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इससे मखाना किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तो काला हीरा हम इसे कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए जो अभी आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये देखिए ये वही मखाना है जो आप सफ़ेद मखाना खाते हैं बहुत चाव से और अच्छी सेहत की कल्पना करते हैं, तो यही वो काला हीरा है जो आपके घरों तक उस रूप में पहुंचता है। लेकिन आपके घरों तक वो पहुंचता कैसे है? इसकी एक लंबी चेन है और इसमें हमारे किसानों की बहुत गहरी मेहनत है और बहुत तकनीक भी है, स्किल भी है, और इसे सरकार ने पहचाना और इसीलिए इस क्षेत्र को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा पैनल हमारे साथ है, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रधान वैज्ञानिक पूसा संस्थान नई दिल्ली, और आप पूर्व अध्यक्ष मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार से, यानी आपका लंबा अनुभव रहा है इसके साथ, तो आपके अनुभव को हम और विस्तार से समझेंगे। डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि जैव सूचना विज्ञान प्रभाग ICAR। हमारे साथ सुमन कुमार चौधरी जी हैं जो कि काफ़ी कुछ लिखते आए हैं इसके ऊपर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका जो ग्राउंड का अनुभव है, जो आपने देखा, जो समझा और आपने नीति निर्माताओं तक पहुंचाया, उसके बारे में हम समझेंगे। पीयूष कुमार केशरी जी हैं जो कि मखाना किसान है, उत्तर बिहार अररिया जिले से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है केशरी जी। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक काला हीरा है और इसकी चमक अब पूरे दुनिया में देखने को मिल रही है, लेकिन ये काला हीरा आपके पास जब पहुंचता है तो ये सफ़ेद रूप में होता है, लेकिन उसके पीछे गाढ़ी मेहनत होती है। सर सबसे पहले जानेंगे कितना विशेष है मखाना और इसे हम क्यों कह रहे हैं कि आज के युग का सुपर फूड है। हालांकि हमारे संस्कृति में तो कहते थे कि देवताओं का भोजन है ये, हाँ, तो अब हम इसे सुपर फूड की उपमा दे रहे हैं। देखिए सुपर फूड्स जब हम कहते हैं किसी भी हम कमोडिटी को या किसी भी खाने को, तो उसकी पोषकता के कारण जो है वो सुपर फूड अपनी पहचान बनाता है। जब हम मखाना की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि ये काले दाने होते हैं, इसको ब्लैक डायमंड इसलिए कहते हैं, और ये वाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है और हमारी टेबल का हिस्सा, हमारे खाने का हिस्सा बन जाता है। जी जी। तो जब हम कहेंगे पोषकता की बात और सुपर फूड्स, क्योंकि इसकी जो पोषकता के कारण ही इसको सुपर फूड कहते हैं। जब हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसकी अगर 100 ग्राम मात्रा किसान या कोई भी आदमी खाता है तो उसको 350 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अपने आप में ये ऊर्जावर्धक है। दूसरी बात, इसमें जो फैट है, आजकल सब लोग जो है फैट से थोड़ा सा परहेज करते हैं कि हमारे भोजन में फैट कम से कम हो जिससे वो स्वस्थ रह सकें। इसमें फैट 0.1% होती है। और रही बात प्रोटीन की और फाइबर की, एक तरफ हम फाइबर लेते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई हमको फैट नहीं चाहिए, तो फाइबर भी इसके अंदर करीब 15% से होता है और प्रोटीन भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जो है 11% तक होता है। कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। इसमें कई ऐसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, इसलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। तो हम भारतीयों के लिए देवताओं का फूड, और हम अगर बात करें आज के युग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, मार्केट की, तो ये एक सुपर फूड के नाम से जाना जा रहा है। अब मैं डॉक्टर गिरीश जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए जब हम खेती की बात करते हैं तो सामान्य रूप से खेती में क्या होता है, खेत होता है, जोता जाता है, उसमें बीज डाले जाते हैं, लेकिन मखाना की खेती को खेती कहना भी अपने आप में एक, मैं कहूँ ये इसका आपको पूरा चेन पढ़ना पड़ेगा। ये एक डेटा ड्रिवन फसल है।
किस तरीके से समझा जाए, कैसे भिन्न है और इसकी रिक्वायरमेंट अन्य फसलों से बहुत अलग है? देखिए, आपने सही कहा, ये एक ट्रेडिशनल क्रॉप था और एक वो रेस्ट्रिक्टेड जोन जिसको मिथिलांचल रीजन बोलते हैं, उसका ये इतना ही नहीं कि ये ट्रेडिशनल क्रॉप है, एक कल्चरल क्रॉप है और इसका इकोनॉमिक्स वैल्यू तो आपने अभी बताया है। ये जो है ट्रेडिशनली अभी तक स्थिर जल में या तालाब में इसका ये होता था, प्रोडक्शन होता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इसकी जानकारी बढ़ी तो अब इसको खेती विधि से, जो आप ट्रेडिशनल जैसे फिर जिस तरह से धान लगाते हैं उस तरह से भी अब इसकी खेती की जा सकती है। तो ट्रेडिशनली तालाब में लगाया जाता था और तालाब में कभी भी सीड नहीं डाला जाता था, क्योंकि हर एक समय हम जब इसका अभी आप जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि इसके हार्वेस्टिंग के समय में हमेशा सीड्स रह जाती थी और वही सीड्स अगले बार जो है पौधे के रूप में आता था। लेकिन अब जो वैज्ञानिक पद्धति से और जो ओवरडैम, जो अभी आप दूसरे साइड जो हम मिथिलांचल रीजन की बात करते हैं, तो अभी भी दरभंगा मधुबनी सब में ट्रेडिशनली जो आप देखेंगे कि स्थिर जल में या तालाब में ही इसका ग्रोथ। लेकिन अगर आप उस तरह से पूर्णिया, अररिया, इस साइड में जब जाएंगे तो देखेंगे कि खेती विधि से, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यह है कि आपको स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। तो अब एक पैकेज एंड प्रैक्टिसेज जो है, जो आईसीआर की जो एनआरसी मखाना है, उसने एक एस्टैब्लिश कर लिया है कि अगर स्टैंडिंग क्रॉप 2 फीट तक का पानी है तो हम उसमें खेती विधि से भी, जैसे हम धान को करते हैं, हम नर्सरी उगा सकते हैं, नर्सरी के बाद हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और फिर यूजुअल वे से इसका भी कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो अब दोनों तरह से अभी भी स्थिर जल में भी और खेती के तरह भी इसका खेती जो हमारा पारंपरिक तरीका था और जो आपने बताया एक रीजन था जहां तक ये सीमित था। और देखिए, हार्वेस्टिंग कहना बहुत आसान है, लेकिन मखाना की जो हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल तरीके से हुआ करती थी, हम जानते हैं कि कितना पेचीदा और कुछ स्किल के साथ ही आप उसे कर सकते हैं और उसमें भी हम जानते हैं दुर्घटनाएं भी होती थी। मैं सुमन जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, सरकार ने ये महसूस किया कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसे चमकाया जा सकता है, जो ये काला हीरा है, इसकी चमक और तेज़ हो सकती है। कहते हैं कि जोहरी जब तराशता है किसी हीरे को तो ही उसकी वैल्यू बनती है और सरकार वही काम कर रही है। जब ये मखाना बोर्ड का गठन हो, सबसे पहले तो अनाउंसमेंट होने को अब 1 साल होने को आया है, इससे किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं और क्या जो नीति निर्माता है और जो बाजार है अब वो इसे और गंभीरता से ले रहा है? ग्राउंड पर क्या प्रभाव देखा आपने? देखिए, सबसे पहले शुरुआत इसलिए करेंगे, आपने शुरुआत ही वहीं से की कि भाई ये जो फल है वो हमारे देवताओं का फल है और वाकई में अभी झांसर यही है साथ में, तो वो कहीं न कहीं जो हिस्सा रहा है, मिथिलांचल का जो हिस्सा रहा है, वो श्रापित इलाका माना जाता था, सिर्फ पानी ही पानी। और वरदान के तौर पे अब सालों से जो फसलें पहले होती चली आ रही थी, कभी हमने ध्यान नहीं दिया। और सिर्फ मतलब इस मेजर पॉइंट पे बाद में आऊँगा मैं। शुरू में आपको बताऊँ, सिर्फ 7 साल पहले की घटना है, जब हम स्टोरी करने जाते थे तो यहाँ से दिल्ली से जो भी रिपोर्टर जाते थे वो स्टोरी करके आते थे, फिर उस कहानियाँ बदल जाती थी और उस वक्त 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये वाले लेने वाले कोई नहीं हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एक बड़ा बदलाव आया और आज 2500 रुपये किलो आपको यहाँ मिल। जिस बोर्ड की आपने चर्चा की, बोर्ड की चर्चा क्योंकि बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और प्रधानमंत्री फिर 15 सितंबर को जब इसको हम लोगों के सामने रखे, हमें उम्मीद जगी है। लेकिन हकीकत की बात करें तो अंजू जी, अभी बहुत ज्यादा काम करने की वहां जरूरत है। सुपर फूड तो हमने बना लिया, वहां से लोगों को इस जो खासकर किसान हमारे साथी हैं जो वाकई में जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, अभी भी स्किल उनके पास नहीं है। सर यहाँ बैठे हैं शर्मा जी, पूछिए कि वहाँ लाइट की पहले परेशानी, अब लाइट नहीं है, अब लाइट की परेशानी नहीं है। अभी भी टेक्निकली वो जो काम करने वाले हैं वहाँ, जो खेत में उगाते हैं, अभी भी उनके पास मशीन नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, बस पारंपरिक तरीके से खेती करते चले आ रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, वहां से उठाकर बाजार तक पहुंचाकर और फिर अमेरिका भेजिए चाहे दूसरे कंट्री में आप भेजिए, तो फायदा उनको है। अभी भी किसानों को जिस हद तक फायदा होना चाहिए, आपका कहना है कि किसानों तक अभी भी वैसा फायदा नहीं पहुंच रहा है। मैं पीयूष जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बिहार के ज़िले से ही, अररिया से हैं, आप मखाना फार्मर भी है, तो ये बताएं कि पहले तो चलिए जो आमतौर पर जो समस्याएं होती, मैं उस पर पहले आना चाहूँगी। मखाना जिसे हम बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं, भगवान का फल कह रहे हैं, सुपर फूड कह रहे हैं, लेकिन उन किसानों की
उन फार्मर्स की व उन गोताखोरों की स्थिति क्या होती है, कैसे करते हैं इसकी खेती या फिर कैसे इसकी हार्वेस्टिंग होती है। मैं चाहूँगी कि ये जो एक ग्रे एरिया है इसके बारे में भी बात की जाए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आपने पहले कहा कि ये काला हीरा है, लेकिन अब ये काला हीरा बिल्कुल सफ़ेद हीरा में बदल गया है। जब से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये सुपर फूड है और उन्होंने जैसे इसका प्रचार किया और सब चीज़ किया, इससे काफ़ी तो फ़ायदा हुआ। क्योंकि पहले मखाना इतना बिकता नहीं था, जिस कारण से इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। जब मखाने की मैं खेती के बारे में बोलूं तो इसमें अभी भी हम वही कर रहे हैं जो 50 साल पहले कर रहे थे, जो हमारे फादर कर रहे थे, उनसे पहले जो कर रहे थे, तो वो अभी भी उसी पारंपरिक तरीके से ही कर रहे हैं। ना ने हमने कोई बदलाव किया है और ना अभी तक कुछ हमारे पास ऐसा कुछ साधन है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि तालाब या हम खेत में जो मखाना निकालते हैं उसमें बहुत सारे जहरीले सांप, बिच्छू, बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनसे कि परेशानी हमें काफ़ी आती है। जो लेबर जाती है मखाने निकालने के लिए, वो मखाने निकालने में उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके पास अभी भी साधन नहीं है कि मखाने की वो पारंपरिक तरीके वाली बांस की जो मखाने के निकालने की तरीका है उसी से भी मखाना निकाला जाता है। ना कि अभी कोई आधुनिक कोई हमारे पास मशीन है, ना कुछ भी है, जिससे कि हम मशीन को इसमें कुछ नया आना चाहिए, मशीन नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर वे से मखाना निकाल सके। बहुत सारा ऐसा है कि पारंपरिक तरीके से जो मखाना निकाल रहे हैं उसमें होता है क्या कि मखाना बहुत सारा तालाब में रह जाता है, जिससे हम पूरी तरीके से निकाल नहीं पाते हैं। अगर 100% मखाना हो रहा है तो हम सिर्फ 80% मखाना निकालते हैं या 85%, 15% मखाना तालाब में ही रह जा रहा है, जिसके मशीनों से अगर उसे निकाला जाए तो मुझे लगता है कि वो 100% मखाना निकल सकता है। इसीलिए तकनीक की बात की जा रही है सर। और आप जो बता रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके हैं जो पारंपरिक तरीकों से वर्षों से खेती होती आ रही है, या फिर ये कहें कि पहले तो स्वतः ही हो जाया करती थी तालाब में, झील में, और उसकी हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं ना, किसी भी फसल को तोड़ना काटना वो इतनी आसान नहीं है। गोताखोर होते हैं वही जाकर करते हैं जो वर्षों से करते हैं। हाँ जी, पालक जो होते हैं वही बेचारे जाते हैं उसमें डूबते हैं। उनके हाथों के साहनी जिसे हम कहते हैं, साहनी लोग जो है हाथों को आप देख नहीं सकते, पाँव की हालत इतनी बुरी होती है। वो जब पानी से बाहर निकलते हैं तब उनकी जो हालत होती है, सिर्फ सोचने में कल्पना कर सकते हैं कि और ये मौसम जो होता है वो बड़े अजीब गरीब तरीके से, आपको इतने दिनों में ही निकालना है। मछली उसमें से भी निकालने, सांप की चर्चा भाई ने की, कईयों की मौत तो उसमें ऐसे स्थिति में हो जाती है जिसके बारे में आप कह नहीं सकते। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी का जो एक बहुत बड़ी बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि इस बोर्ड के गठन के बाद बहुत बड़ी उम्मीद है कि टेक्निकली हमारा रिसर्च कहाँ हो रहा है। दुर्भाग्य अब सर वहाँ डायरेक्टर रहे हैं, रिसर्च लुधियाना में हो रहा है, मशीनें वहाँ बनाई जा रही है। आज उस ग्राउंड पे जरूरत है कि वहाँ के किसानों के हिसाब से, वहाँ के सानी के हिसाब से। सर देखिए, कनेक्टिविटी भी एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी, लॉजिस्टिक्स भी एक बहुत बड़ा बिंदु होता है और उन सब चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वजह से सारे बह जाते हैं, वहाँ कुछ है ही, कुछ रहा ही नहीं। सर अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि सर ने भी कहा, अब हम जान रहे हैं कि काफी समय से आप अनुसंधान से जुड़े रहे हैं। तकनीक के स्तर पर अगर हम बात करें तो कमी कहाँ रह जाती है? जो ट्रेडिशनली तो होता आ रहा है हो रहा है, लेकिन क्या हम वो समझ पा रहे हैं कि इस खेती की आवश्यकताएं क्या है, किस तरह की मशीनों की ज़रूरत है, कौन सी सेफ्टी आपके इक्विपमेंट्स होने चाहिए? क्या हम उतनी बारीकी से उस चीज़ को समझ पा रहे हैं और क्या इस बोर्ड के गठन के बाद उस पर हम काम कर पाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। मखाना बोर्ड बनने के बाद किसानों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। मखाना बोर्ड बनने के बाद जो कमियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कमी थी, किसानों को समय से क्वालिटी बीज, जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध नहीं होता था। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने 15 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन किया पूर्णिया के अंदर, उसके बाद पहली मीटिंग जो है कृषि भवन में हुई है दिसंबर 12 को, तो उसमें सारी चर्चा हुई है। उसमें सभी का अपना अपना हिस्सा काम बांट दिया गया है। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और जो है साबोर की है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर है, उनको काम दिया गया है कि आप जो है इस साल और अगले साल सभी किसानों को मखाना के को क्वालिटी बीज, गुणवत्ता वाला बीज जो है मखाना का उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को
एक काम दिया है कि आप जो है किसानों को ट्रेन करेंगे नई टेक्नोलॉजी के लिए, नए तरीके से, क्योंकि पारंपरिक तरीके से तालाबों में होती है, तालाबों में एक फसल करीब 9 महीने में तैयार होती है, करीब 10 और उसे इतनी गंभीरता से लिया भी नहीं जाता हाँ, था सर, जो ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता नहीं था। दूसरी बात है 10 फुट पानी 12 फुट पानी में कैसे आदमी बीज निकालेगा, उस टेक्नोलॉजी को फील्ड में लेके आया है। जी जी। तालाब में 16 क्विंटल से 18 क्विंटल बीज 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उससे पैदा होता था, लेकिन जब किसानों खेतों में इसकी ज़्यादा खेती करेंगे तो वो 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उत्पादन कर सकेंगे। और उसमें पानी की मात्रा 1 से 1.5 फुट पानी खेत में करने के बाद जो है किसान, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि धान की खेती की पडलिंग करते हैं, जी। इसी तरीके से नर्सरी लगाते हैं। दिसंबर के महीने में जनरली मखाना की खेती के लिए तैयार की जाती है नर्सरी, उसमें 20 किलो बीज लगा के वो नर्सरी आपकी फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में तैयार हो जाती है। मार्च से अप्रैल तक आप रुपाई कर देंगे खेत में, जैसे धान की रुपाई की जाती है। लेकिन मखाना की खेती के लिए 1.5 फुट पानी लास्ट तक होना खेत में चाहिए, किसान के पास ये होना चाहिए। दूसरी बात, रुपाई करने के बाद जो है जून जुलाई अगस्त तक जो है फसल तैयार हो जाती है। उसमें बात आती है जो चैलेंज की बात कर रहे हैं हम, कैसे बीज निकाला जाए पूरा का पूरा। अभी बात हो रही थी, हमारे केसरी जी कह रहे थे कि 80% तालाब में से नहीं, मैं कह रहा हूं 80% भी बहुत मुश्किल से निकलता है। करीब 50-60% ही किसान भाई तालाब से, क्योंकि 10 फुट पानी में नीचे डुबकी लगा करके घंटों बैठना कितना कष्टदायक होता था। ये मैं समझता हूं, क्योंकि मैं वहां 5 साल अध्यक्ष रहा हूं। सर, वो इस तरह की फसल है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, उसमें पैर भी फंस जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं। कीड़े मकोड़े, कांटे, सांप, कई लोगों को सांप काट लेता था उसके टाइम। और दूसरी बात यह है, खेत के अंदर 1.5 फुट पानी में आदमी ऊपर सांस ले सकता है, टाइम ले सकता है, बैठ सकता है सुबह, और ज्यादा बीज खेत से निकाल सकता है। बिल्कुल, यानी एक व्यवस्थित तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। और जो दूसरी बात मैं बताऊं, इस प्रणाली से किसान को प्रति हेक्टर की 1 हेक्टर से काफी मुनाफा होता है। तालाब में खाली एक ही फसल ली जा सकती है मखाना की, हालांकि उसमें मछली भी लगा सकते हैं, लेकिन खेत में मखाना की फसल के बाद आप उसमें सिंगाड़ा लगा सकते हैं। सिंगाड़े के बाद आप उसमें लेट वैरायटी गेहूं की लगा सकते हैं। अगर सिंगाड़ा नहीं लगाएं तो लेट वैरायटी धान भी लगा सकते हैं। एक जैसे हम फसल प्रणाली में इसे हम शामिल कर सकते हैं। और देखिए, अब आज का जो युग है वो डाइवर्सिफिकेशन का युग है। आप वो धान गेहूं के चक्र में फंसे रहेंगे तो मिट्टी की सेहत बर्बाद होगी, और वो बाजार जो है वो भी एक सैचुरेशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों में बात करना चाहते हैं, बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि ऐसे किसानों की कहानियां सामने आती हैं। तो इस तरह की फसलों का आपको चुनाव करना होगा। हम और जी सर, ब्रेक लेना होगा मुझे। जी मैडम बात कर रहे हैं मखाना बोर्ड से किसानों को कैसे लाभ होगा। उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो अपना मखाना पैदा करेंगे। आज मैं एक स्टडी में हमने देखा था कि जो मखाना किसान पैदा करता है उसको 200 रुपए किलो प्रति 1 किलो के हिसाब से मिलता था। सरकार की ये भी प्रायोरिटी है, ये भी प्राथमिकता है कि किसान सशक्त हो, सिर्फ उगाने वाला ना हो, वो कमाने वाला भी हो। और इसलिए इस तरह के बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसे और संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। और किसान जो कि पसीना बहाता है, पसीने की चमक के साथ साथ उसकी जेब भी चमके, ये भी प्रयास है। फिलहाल छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मार्केट लिंकेज किस तरीके से बनाया जाएगा। कोई भी फसल, कोई भी उपज किसान तभी उसमें फायदा ले सकता है जब वो बाजार में बिके, अच्छे दाम पर बिके, और उसे दूर तक जाने के लिए उतना खर्चा ना करना पड़े। बात करेंगे तकनीक के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सच के साथ। आज हम बात कर रहे हैं काले हीरे यानी मखाना की। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के उनका इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ। आज हम बात कर रहे हैं मखाना की, और मखाना बोर्ड के गठन के बाद किस तरह से उम्मीद जगी है हमारे किसानों के मन में, और इसके बाजार को लेकर क्या तस्वीर है, तकनीक के स्तर पर हम कहां तक पहुंचे हैं और आगे का रोड मैप क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं सर अब आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर झा, अब हम तकनीक की बात कर रहे हैं, R&D के स्तर पर किस तरह का रिसर्च किया जा रहा है, और क्योंकि अब तकनीक तो AI तक पहुंच गई है, तो उन तमाम चीज़ों को सम्मिलित करते हुए कैसे बोर्ड के माध्यम से इस दिशा में हम रिसर्च या R&D की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बोर्ड का सवाल है, बोर्ड का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा है। पूरे मूल्य संवर्धन, उत्पादन से लेके एक्सपोर्ट, निर्यात तक का बोर्ड का दायरा है। और जब हम इस दायरे की बात करते हैं तो बोर्ड के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, और जो सबसे पहली चुनौतियां हैं जो आजकल जब हम बात करते हैं कि जो सप्लाई और डिमांड में गैप है, जैसा कि आपने बताया कि मखाना का जो है इंटरनेशनल मार्केट में चला गया तो नेचुरली डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई भी उसके साथ होना चाहिए। और तो पहला जो चीज़ है, सबसे पहला जो हमारे हिसाब से बोर्ड की जो चुनौतियां हैं कि कोई भी क्रेडिबल डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें ये नहीं पता है, हम लिखते आ रहे हैं 15 से 20 हज़ार हेक्टेयर, कभी हम 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर, कि कितना एरिया जो है मखाना के अंदर है और उससे कितना प्रोडक्शन। तो क्या अब इसकी हम मैपिंग कर पा रहे हैं? तो पहला काम करना पड़ेगा कि GIS और ये टूल्स लगा के हमें पहले एरिया, कितना हमारा एरिया है इसके अंदर और कितना पैदावार होगा, और अगर जब इस बात का इंफॉर्मेशन होगा तब सबसे पहला चीज जो है हमें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात। और जब हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी, जो उच्च स्तर का जो बीज की क्वालिटी, बीज के बाद अभी तक जो हमारे पास वैरायटी है, स्वर्ण विदेही वैरायटी है और पूसा सबोर मखाना 1, लेकिन हमें और अधिक से अधिक उच्च स्तरीय जो हाई क्वालिटी सीड्स वैरायटी डेवलप करना पड़ेगा जो न्यूट्रिशनली रिच भी हो। तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए, और जो कि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है शुरुआत भी होगा, कि एरिया एस्टिमेशन और प्रोडक्शन एस्टिमेशन के बाद हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करने की जाए। उसके बाद उसके पैकेज एंड प्रैक्टिसेज की बात किया जाए कि कैसे हम अधिक से अधिक उपज ले जाए। जब तक उपज बढ़ेगी नहीं, फिर उपज बढ़ने के बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आप बार बार कह रहे हैं कि ये लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा, इसमें मैकेनाइजेशन की बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मखाना का जब से ये वर्तमान सरकार ने बोर्ड का, या सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब 2022 में जब GI टैग मखाना को मिल गया, तभी से मखाना का जीर्णोद्धार शुरू हो चुका, मखाना जो है अग्रसर हो चुके। मुझे वो दिन भी याद है जब, अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 साल पहले 200 रुपये किलो मखाना हम मंगवाते थे, और वो दिन भी याद है जब हम 1200 और 1400 रुपये मखाना मंगवाते। चीज़ें हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, केवल GI टैग मिलने से, केवल क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ होता, कभी अगर हम इनकम, किसानों के अगर हम इनकम आमदनी की बात करते हैं तो उत्पादन के साथ साथ, उत्पादन और उत्पादकता के साथ साथ उसको प्राइस मिलना चाहिए, और प्राइस तभी मिलेगा जब आपको मार्केट मिलेगा। और ये मखाना का जो मार्केट है ये एकदम अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि मखाना जनरली जो है वो छोटे, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो मल्लाह कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, वो बहुत छोटे हैं। तो इसके लिए उसको अच्छा मार्केट मिले, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, सबसे जो चीजें हैं, हमको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी पड़ेगी, हमको उनको सम कलेक्टिवाइज करना, उनको ग्रुप में लाना पड़ेगा, हमको उनको मार्केट को दिखाना पड़ेगा। मार्केट दिखाने के लिए हमको, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अभी जो मखाना बोर्ड है, मखाना बोर्ड को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये तो बात हुई कि आपने बताया कि अभी, क्योंकि बहुत, मैं कहूँ कि तो बहुत उम्मीदें हमने भी बांध ली हैं और उसमें समय लगेगा, और ये क्योंकि सेक्टर ऐसा था जो बिल्कुल इस पर किसी की नज़र ही नहीं जा रही थी। सर, ये बहुत सारे चरण हैं जिस पे मुझे लगता है काम करने की आवश्यकता। सबसे पहले तो हम जब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, आपने तकनीक का जिक्र किया, पॉपिंग एक ऐसी मैं कहूँ कड़ी है
जहाँ यहाँ भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। और आपका मखाना कितना गुणवत्तापूर्ण होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, वो पॉपिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे याद है आज से 2 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी, उसमें तब तो यही बात हो रही थी कि मशीनें ही नहीं पहुँच पाती हैं, मशीनें बन रही हैं। पॉपिंग मशीन है, ऐसा नहीं है, पॉपिंग मशीन है और अब कुछ जगहों पे ये चल भी रही है। आप एनआरसी मखाना में जाके देख सकते हैं। और बेसिकली लेकिन किसान के पास कहाँ है? अब वाकई में कुछ दरभंगा एरिया में कुछ ही मखाना में से आपको पॉपिंग मशीन लगी है, स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। देखिए कोई चीज जो उत्थान होता है, जो मैकेनाइजेशन होता है, अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, मशीन लर्निंग की बात की, वो सारी चीजें देखिए सीफेट जो आईसीआर की इंस्टीट्यूट है मैकेनाइजेशन के लिए काफी कार्यरत है। और मैंने खुद अभी अपनी आंखों से देखा है कि जो चीज मैं 4 साल पहले उसी पॉपिंग मशीन को देखा था और आज देखा था, अब काफी इन्फॉर्म हो रहा है। देखिए क्वालिटी जब आपको बनना है, जब आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको मैकेनाइजेशन, जब ही आप मैनुअल करेंगे तो नेचुरली क्वालिटी में एक साथ नहीं आते, बराबर होते ही नहीं है सर। सर राजवीर जी आपको बोलना है। ऐसा है, देखिए रही बात डॉक्टर साहब ने सिफेट की बात करी, एक पॉपिंग मशीन करीब 5-6 साल 10 साल पहले आई थी, डॉक्टर एस.एन. झा ने डेवलप की थी सिफेट में। और उस पॉपिंग मशीन में क्या था कि देखिए जब कोई भी इन्वेंशन होती है, कोई भी मैकेनाइजेशन होता है, जब वो धरातल पे आता है तो उसमें कुछ समस्याएं किसानों को फेस होती है। पहली बात, ये 3 फेस मशीन थी, इसमें हाई पावर एनर्जी चाहिए थी, बिजली, जो हर जगह 3 फेस बिजली नहीं मिलती, झा साहब ने बताया। इसी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट, देखिए आज हम कोई मशीन लेके आए हैं पहली बारी, उसमें हम जब यूज नहीं करेंगे तब तक हमको डिफिकल्टी नहीं पता लगेगी, उसको धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और बोर्ड बढ़ने से मैकेनाइजेशन जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मखाना के लिए, वो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होगा, हार्वेस्टिंग के टाइम भी और पॉपिंग के टाइम में। पॉपिंग जो होती है, पॉपिंग किस तरीके से की गई है, किस टाइम पे की गई है, उसका तापमान क्या था, उसमें कितना मॉइस्चर था, वही आपका प्राइस तय करेगी, वो भी प्राइस तय करेगी। देखिए इसमें 3 क्वालिटी हैं, एक है मुर्रा, एक है थुर्री, एक लावा है। इनका जो साइज है अगर 8 mm का है तो उसको 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो भी नहीं लेगा सर। लेकिन किसान को तो पता ही नहीं कि उसकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए वो तो इसी दाम पे बेच देता है। नहीं, उसके लिए सुनिए सर, उसके लिए जब अभी मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, पहले सबसे पहले ग्रेडिंग होगी, फिर उसकी ड्राइंग होगी, फिर उसकी पॉपिंग होगी, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर वो मार्केट रेडीनेस पे जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, मखाना बोर्ड बनने से कई तरीके के पहलू आएंगे, कई तरह की कमेटियां बनेगी, कई तरह की रेगुलेटरी कमेटी बनेगी जो मखाना के प्रोडक्शन से लेकर के उसके मार्केट प्रमोशन तक काम करेंगी। और इसमें करूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों ने इतने ज्यादा सपने पाल रखे, तो वाकई में बाजार से मखाना उठना शुरू हुआ और विदेशों में जाना शुरू हो गया, और उसके बाद एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन किसानों के हित की हम बात करते हैं, आज भी जब तक ये सिस्टम किसान तक नहीं पहुंचेगा, बोर्ड तो बना दिया गया, पहले खुद सर वहां रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी, लोगों को ट्रेनिंग की बात तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी परेशानी है कि जमीन किसकी है, जमीन फला वर्ग की है, खेती किनको करना है, मल्लाह साहब को खेती करनी है, दोनों के बीच में अलग लड़ाई चलती है। और क्या होता है कि वो जिस पानी की चर्चा कर रहे हैं तो क्योंकि उसको उस हिस्से को श्रापित माना जा रहा था। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर पहले यही सेंटर माना जाता था, वो सेंटर अब खत्म हुआ, वो चला गया सहरसा, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज और पूरा हिस्सा। अब तो छत्तीसगढ़ में भी हमने स्टोरी करवाई कि छत्तीसगढ़ में भी तो बड़ा बदलाव तो जरूर आ रहा है। लेकिन अभी तक सरकारी सिस्टम, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं, ग्राउंड रियलिटी यही है। और जो जिसकी चर्चा आपने कही, वो रियलिटी यही है कि अभी तक वो नेताजी, कहानी जी, दूसरे जी सब पहुंच रहे हैं, वैज्ञानिक जी वहां नहीं पहुंचे। एक तारीफ मैं अभी के कृषि मंत्री इसलिए करूंगा कि उन्होंने कहा कि जब तक लिखे हुए जो आपके नोटबुक है ना, वो किसानों तक नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब ही नहीं होता है। तो ये सारी बातें जब तक ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा उनका फायदा नहीं होगा। आप इस पे ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। देखिए यही है कि जो उत्पादन करता है वो एक निर्यात नहीं कर पाता, उसकी सिंपल से सर उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं कि ये हीरा है, उसे तो पता ही नहीं कि हीरा है। देखिए वो तो कादो कहते हैं कि कीचड़ है, उसको निकाल के अगर जब प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे जो हब्स अगर जब नजदीक में बनेंगे, एक्सपोर्ट जब वहीं से होने लगेगा, जब बिहार से ही, दरभंगा, मिथिलांचल से ही जब एक्सपोर्ट होने लगे, देखिए जो लिंक है, मार्केट लिंकेज, जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के गैप को जितना कम से कम करेंगे,
आमदनी उतना से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा। ये एस्टैब्लिश्ड है और यही चीज़ की जा रही है। जब डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करी जा रही है, डायरेक्ट किसान को जब प्रोसेसिंग से जुटाया जाता है, किसान को एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है, ये जो पहल है, इसका यही पहल है कि आप आमदनी में कन्वर्ट करें, उस उत्पादन को आमदनी में कन्वर्ट करें। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। एक घटना में जिक्र कर देता हूँ कि एक स्टोरी में कर रहा था TV9 के लिए, तो मैंने स्टोरी की कि 8 कंट्री में बिहार में चाय की खेती होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो हिस्सा और बेस्ट क्वालिटी जो है वहाँ के किसान उगा रहे हैं, और वो वहाँ के लोगों को ये पता नहीं कि वहाँ खेती हो रही है, और वो सारे जो हैं वो 8 कंट्री में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। वहाँ बिहार का दुर्भाग्य क्या है, सर्वी और सर्वी दोनों डक्स अब इस बात से बिल्कुल मुतमईन होंगे। अब जब से बाहरी लोग वहाँ पहुँचने या बाहरी कंपनी वहाँ पहुँचने शुरू हुई है, उसके बाद वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं, कुछ हद तक फायदा मिलना शुरू हुआ। अदरवाइज वो जो बिचौलिए वाला जो वर्ग है ना, वो बहुत कष्टकारी है, वही फायदा उठा रहे हैं। चलिए पीयूष जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जो हम बात कर रहे हैं कि किसानों को फायदा हो, और देखिए सरकार की प्राथमिकता यही है, और बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए भी गए, जहां पर वो जो लीकेज हुआ करती थी बीच में वो नहीं है, अब सीधा के किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, तकनीक उन तक सीधे पहुंचे, यहाँ तक प्रोविजन है कि सीधा वो कृषि मंत्रालय फोन कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसान को अवेयर होना पड़ेगा, किसान को अपनी आंख कान खोल के रखना पड़ेगा, और उसे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ उसके लिए, उसके ये अधिकार है, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था है। क्या ट्रेनिंग, और जो सर कह रहे हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, ट्रेनिंग और इस तरह के हम कहें वर्कशॉप्स, ऐसे कार्यक्रम, क्या इससे बदलाव हम कुछ देख रहे हैं? क्या कुछ भी बदलाव, मतलब मैं तो कहती हूँ कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती हैं। सर, किसान, जितने भी किसान हैं बिहार के अंदर में मखाने के, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वहाँ पे सबसे पहला फेस है वहाँ पे प्रॉब्लम का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बिहार में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। आप खेत से माल निकालते हैं, उसे आप बाजार तक लाते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हम खेत से कैसे मखाना को लाएं। सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि एक GST की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि किसान खेत से निकालते हैं तो ना उनके पास GST है ना कुछ भी है, रास्ते में उन्हें तंग किया जाता है। ये सबसे दूसरी प्रॉब्लम आती है। वो अगर अपने प्रोडक्शन करके बाजार भी लाते हैं खेत से तो भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुई सबसे बड़ी। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें डर होता है कि हम बाजार जाएंगे तो ये GST पकड़ लेगा, हमें फाइन कर देगा, हमारी गाड़ी सही हो जाएगी। तो ये सब काफ़ी सारी परेशानियां उन्हें आती है, जो कि इनका डर जो है उनके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। जी। तो इसका समाधान क्या हो सकता है सर? आप में से कौन बताना चाहेगा? इसका समाधान ये है, इसका समाधान मैं बताता हूँ राजवीर जी। किसान भाई जब तक संगठित नहीं होंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी की बात की थी, क्लस्टर बेसिस पे, जैसे 15 गांव हैं एक ब्लॉक के अंदर, उसमें वो सारे संगठित हो जो मखाना के किसान हैं, और एक अपनी सोसाइटी बनाएं। फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी जो बनाएंगे, उसमें एक कमेटी होती है, उसमें उसका प्रेसिडेंट होता है, उसका सेक्रेटरी होता है, उसमें 11 किसान अगर जुड़ जाएं, कुछ मेंबर से उसको रजिस्टर करें और अपने लोगो बनाएं, उससे वो माल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ऐसी बीच में रुक देता हूँ सर, क्षमा कीजिएगा। बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ कृषि मंत्रालय में, खासकर कृषि विभाग में, मेरा अगला सवाल यही था कि हजारों की संख्या में वैकेंसी पड़ी हुई है, हजारों की संख्या। उन्हें क्या पता कि मखाना की हम बात करते हैं। मैं बीच में एक और आपको बताऊं कि वहाँ अभी देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो मशरूम का बिहार कर रहा है। वहाँ लोगों को ये पता बस कर दो, ये कहानी है। बिहार में सरकारी अधिकारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके घर तक समझाने वाले नहीं है। वो आप जिस कमेटी की बात कर रहे हैं सर, वो कमेटी बना भी लें तो आगे तक बढ़ने। इन्होंने GST की बात कही ना, वाकई में डर के मारे किसान जो है वहीं तक लाते हैं, और कोई बिचौलिया वहां से उठा के लेके चला जाता है, और उसको फायदा हो रहा है। 2500 किलो जो है वो बाहर बेच रहा है। वो दिल्ली जैसे बाजार में आपको यहाँ मिल रहा है ना 2500, कम से कम 1500 से 2000 के बीच में बेस्ट क्वालिटी। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। हमें समझना पड़ेगा, बोर्ड से हमें बहुत उम्मीद है, और प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री इसमें जब से इंटरफेयर किए हैं उसके बाद वो बाजार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश में जिसमें सुधार होने में 250 साल तो लगा मखानों को यहाँ तक पहुँचने में। मुझे लगता है अगले 10 साल बाद
कुछ किसानों को फायदा होगा। अंजू जी बुरा मत मारिएगा। बोर्ड से इतनी उम्मीद किसान कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद करता हूँ। जी 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 बिल्कुल। देखिए अब इस दिशा में कम से कम काम तो हो रहा है। जैसा कि आपने सर कहा कि पहले तो किसी को पता ही नहीं था, कि खुद किसान को नहीं पता होता था कि वो क्या उगा रहा है और उसकी क्या कीमत है। और हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर इसे काला हीरा कह रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि वो क्या उगा रहा है और उसका लाभ कोई और ले जाता था। लेकिन क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने खुद पहल की है और साल भर इस अनाउंसमेंट को होने को है। देखिए मैडम, रिसर्च समय लेता है। पहले आप कह रहे हैं कि बहुत सालों से पारंपरिक तरीके से होता है मखाना, लेकिन अब कटिहार पूर्णिया के अंदर काफी क्षेत्रफल में मखाना खेतों में उगाया जा रहा है। ये तब्दीली, सुनिए मैडम, ये तब्दीली आ रही है, इसमें समय लगता है। वैरायटी, विश्व की सबसे पहले मखाना की वैरायटी जो है स्वर्ण वैदई दरभंगा अनुसंधान केंद्र ने विकसित की। अब दूसरी वैरायटी साबोर मखाना नम 1 साबोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की। धीरे धीरे फंड मिलेगा संस्थानों को, वो उस पर काम करेंगे। धीरे धीरे ऐसा दिन नहीं आएगा, ऐसा दिन हमें उम्मीद है बोर्ड बनने से कि ये विकास होगा और मखाना हमारे विश्व में चमकेगा। हम उम्मीद पे कायम है। विकास, रिसर्च जो है ना, रिसर्च टाइम लेती है। कोई प्रजाति विकसित करती है। सर सुनिए अभी, सर सुनिए, विकसित करने में, किसी प्रजाति को विकसित करने में, चाहे धान की हो चाहे गेहूं की हो, उसमें 10-10 साल लग जाते हैं रिलीज करने में, तो टाइम लगता है। अब फंड मिलेगा बोर्ड के माध्यम से, उस पर रिसर्च पे भी एम्फेसिस होगा, उस पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी एम्फेसिस होगा, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी होगा, उसमें फार्मर्स की एफपीओ भी बनेंगी और वो संगठित होंगे। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट स्ट्रक्चर जब स्टेब्लिश हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक यूनियन बनती है ट्रेडर्स की, जो सेलिंग और परचेजिंग का काम करते हैं। वो एक अंडर रूल्स के अंडर काम करते हैं। आज कोई भी ऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर नहीं था मखाना के लिए, लेकिन बोर्ड बनने से ऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर बनेगा। उसमें एक यूनियन बनेगी, ट्रेडर्स एक साथ होंगे, जो ट्रेड करते हैं मखाना के बिहार में या बिहार से बाहर, वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। दे हैव टू वर्क अंडर वन रूल्स। उनको रूल फॉलो करने हैं कि क्या प्राइस होगा, क्या उसका सेलिंग प्राइस होगा, कितना मार्केट मार्जिन होगा, सब चीज निश्चित होगी। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मुझे उम्मीद है मखाना की क्वालिटी के बेसिस पे। बिल्कुल, इसे एक प्रॉपर जो हम क्रॉप की तरह से हम ले, धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा। और देखिए, हर चीज समय लेती है। हमें अभी बोर्ड बना है फरवरी में लास्ट ईयर 25 में। और लेकिन देखिए सर, इस बात पहले बना था सर, सबसे बड़ी बात है कि जब आप जीआई टैग को अगर इनकैश करना चाहते हैं, अभी आपने बोला था एआई का यूज, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जब हर एक मखाना फार्मर को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, तो जिस तरह से अब वो वाली बात नहीं है ना कि आप कहीं पहुंच नहीं सकते। आप तो सैटेलाइट से आप सब चीजें देख सकते हैं। सर ब्रेक लेना होगा फिलहाल, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि कैसे नए रूप में मखाना की खेती की जा सकती है। जो पारंपरिक तरीके से हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन अब जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि आप कम पानी में खेतों में तालाब बना करके अच्छी किस्मों का अपने आप चुनाव कर सकते हैं। वो कहाँ तक हम उस सपने को देख सकते हैं, कब तक वो साकार होगा, क्या वाकई में उसमें कुछ हो भी रहा है या नहीं। और दूसरा एक ये कि जो मखाना बिहार की जो पहचान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी जगह के लोग करने लगे और बिहार कहीं पीछे छूट जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ। आज हम बात कर रहे हैं मखाना की। क्या मखाना के क्षेत्र की किस्मत, तकदीर या स्थिति बदलेगी? मखाना बोर्ड के गठन के बाद साल भर होने को आया है अनाउंसमेंट को, और क्या कुछ हम इससे फ़र्क देख पा रहे हैं? कहाँ कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और कहाँ हम रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में और इन्वेस्ट करें और ज़्यादा समय लगाएं, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर रिहा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम एक संगठित करने की बात करें, और आज तो सब कुछ तकनीक में है, अब पुराना टाइम नहीं है कि किसी के नाम पर कोई कुछ खा रहा है। इसमें हमने एक देखा कि सर, चाहे मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, उसमें एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्या मखाना को भी और संगठित करने के लिए ऐसे तकनीक और ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, या फिर क्या ऐसे बोर्ड के साथ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ताकि और पारदर्शी हो? देखिए, अगर हमें मखाना को प्रॉफिटेबल बनाना है, किसानों के मखाना के किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो पहला चीज़ हमें ये करना पड़ेगा कि उसके मार्केटिंग साइड में। और मार्केटिंग, जैसा कि अभी आपने बताया गया कि हमको स्केल, हम एक साथ ज़्यादा प्रोड्यूस करें तभी हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो सबसे पहला चीज़ जो है कलेक्टिव एक्शन, यानी कि वो या तो कोऑपरेटिव के फॉर्म में या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें ये है कि जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है, ये जो मखाना बोर्ड है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट इंटेलिजेंस, कि हम कितना उगाएं, कब बेचे, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है। देखिए, चीज़ें बढ़ी है, वो जमाना नहीं रहा। मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि आप यूरोपियन यूनियन में जाइए, यूरोपियन कंट्री में जाइए, चाहे यूएस में जाइए, अब आपको मखाना पॉपकॉर्न की तरह दिखता है। तो जनरली डिमांड बढ़ेगा तो नेचुरली सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, और जब ये सब चीज़ें प्राइस बढ़ती है तो एक प्राइस वोलेटिलिटी की भी बात आती है, और तो किसानों को एक जो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि किस तरह से वो कब बेचें, कब कैसे हार्वेस्ट करें, कहाँ पे करें कि उनका क्वालिटी हो, उससे वो वापस नहीं हो। तो पूरा अगर आप मिला जुला के देखें तो सबसे बड़ी बात है कि किसानों को संगठित करना पड़ेगा। संगठित करने के बाद उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट बैक्ड को। बहुत जगह पे मखाना की सीड जो है बिकने लगी है इस मार्केट में, लेकिन उसके जो पॉप्स है उसको भी एक मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पे उसको देना पड़ेगा। उसका एक मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा, जिससे किसान को पता चले कि आज का क्या रेट है। उस रेट के हिसाब से वो डिसाइड कर पाएगा कि ठीक है, हमें अभी कुछ दिन होल्ड करना है या हमें अभी मार्केट में जाना है। ये सारी चीजें जब तक नहीं होगी उसमें आमदनी, और इस सब चीजों को करने के लिए मैंने जैसा भी बोला कि मैकेनाइजेशन, जो कस्टम हायरिंग का सिस्टम करना पड़ेगा। पॉपिंग मशीन हर एक आदमी नहीं खरीद सकता, और जो डिफरेंट जो ग्रेडर्स हैं, कभी एफपी वगैरह की बात की जा रही है, तो वो कॉमन रखना पड़ेगा, जिससे कि सब किसान उसका लाभ उठा पाए। जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, देखिए मखाना कोई ऐसी फसल नहीं कि चलिए कश्मीर में ही केसर होगा, वहाँ की जलवायु ऐसी है, वो इसीलिए वहाँ उस तरह का केसर होता है। आप कहीं और उगाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं उगेगा। मखाना के साथ ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि किसी वजह से वहाँ पर बिहार के क्षेत्र में मखाना होता था। नहीं, मैं इसमें आपको रोकूंगा। मखाना के लिए एक जलवायु है जिसमें 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन उसका स्केल मतलब बेल्ट बड़ी है ना। मेरा सवाल ये था। नहीं, सुनिए, मैं बताऊं, जब मैं अध्यक्ष था वहाँ पर मखाना में, जब अध्यक्ष था, हमने पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, शाहजहाँपुर और ये सीतापुर और चंदौली, यूपी के कुछ क्षेत्र में, शाहजहाँपुर में और बनारस के क्षेत्र में हमने बहुत सारा मखाना उगाया। नहीं, वो मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ के जीआई टैग मिला, और वो ऐसी फसल है कि जो कि नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में और जगह की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि ऐसा ना हो कि देखिए किसानों का और हर राज्य के किसानों का अपना अपना एक एटीट्यूड भी है कि केंद्र ने कोई चीज बताई और उन्होंने तब तुरंत लपक लिया। तो सर ऐसा ना हो पीयूष जी कि बिहार जो कि इसका ब्रांड एम्बेसडर है,
वहाँ के किसान बेचारे ना समझ पाए, पीछे रह जाए और दूसरे राज्यों के किसान इसमें वारे नारे कर रहे हैं। मतलब अच्छी बात है ये भी, ऐसा हो सकता है। ऐसा बासमती में हुआ है। जो देहरादून बासमती है और तरावड़ी बासमती है करनाल, उनकी आइडेंटिटी थोड़ी थोड़ी कभी कभी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में उससे बढ़िया बासमती आने लग गया था। तो ऐसा ही अगर मखाना का बोर्ड का जो किसानों के साथ वो जो जिसकी पहचान है, मिथिला तो मखान की पहचान है, तो उस पहचान को आइडेंटिटी रखने के लिए जीआई टैग दिया, डॉक्टर साहब ने बताया। तो उसके करने के लिए हमें क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक एग्जांपल लीजिए ना, उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। से शुरुआत हुई, दरभंगा आज गायब है, पूर्णिया टैग मिल गया। दरभंगा गायब है, समस्तीपुर जाइए, फिर उसके बाद सहरसा चले जाइए, सहरसा के बाद पूर्णिया, अररिया और तमाम सारे, तो वो सेंटर ही गायब हो गया। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो क्योंकि बिहार के अभी जो मखाना जितना भी पूरे बिहार के अंदर होता है, उसमें सबसे बढ़िया मखाना पूर्णिया जिला और अररिया जिला का होता है। क्यों? आप दरभंगा का मखाना हम लोग वर्स्ट क्वालिटी में से समझते हैं, और सहरसा का जो मखाना होता है, अररिया और पूर्णिया का जो क्वालिटी मुझे लग रहा है, मुझे इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वालिटी आप तब तक ना हम स्टेटमेंट दें जब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। और दूसरी बात ये देखिए पीयूष जी, आप तो किसान हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब ठहराव वाले जल में जो मखाना होगा वो उसका साइज भी बड़ा होता है और वो ज्यादा टेस्टी होता है। ये बात हाँ आप उत्पादन में कहेंगे, मैं मान लूंगा, लेकिन जब क्वालिटी की बात है, पहले तो हमें इसका, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले तो हमें सफिशिएंट टेस्टिंग लैब होने चाहिए, रेफरल लैब होना चाहिए, जहाँ पे हम जो भी चीज क्लेम करें वो कोई क्लेम। मैंने पहला चीज ही आपको बोला था कि जो सबसे पहला काम बोर्ड को करना होगा वो क्रेडिबल डेटा और इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा ऑन ऑल एस्पेक्ट। चाहे क्वालिटी की बात है, हम कम से कम गर्व से कह पाए। देखिए जब भी आप किसी जीआई, इसीलिए मैंने कहा कि जीआई टैग को इनकैश करना पड़ेगा इस सोच को, तभी वहां के किसानों का ये होगा। दूसरी बात आप किसानों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत हम पॉलिसी बन जाती है बैठ करके सेंटर में, हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। हमारा ये है कि हमें जो सुविधा चाहिए या हमें सुविधा जो मिलनी चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सारा चीज बीच रास्ते में ही रह जाते हैं। जैसे कि कोई भी फंड आया या कुछ भी हो, जैसे बोर्ड निर्धारण हुआ है, तो उसका सारा लाभ किसानों के पास आए, ऐसा हमारी उम्मीद है। हम लोग उम्मीद करते हैं सारे किसान कि ये सारी चीज़ें जो भी है वो सब किसानों तक आना चाहिए। जी। बीच रास्ते में ये कि रास्ते में चला 100 और पहुंचा किसान के पास 10, ये स्थिति कंपनी, बिल्कुल सही बात, मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ नेताजी की कंपनी है, कुछ फलाजी की कंपनी है। अब क्या है, अब जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर और ये होने वाले हैं, वो क्या है कि वो अपनी खुद की फार्म बना रहे हैं मखानों में। तो वो मखाना में बनने के बाद क्या होगी, उनके पास फंड पहले आ जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी। देखिए इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इस जीआई टैगिंग के बाद अब हम इसकी मैपिंग करें। अब तो एआई का ज़माना है, अब कहाँ कौन सा किसान, किस किसान का घर है या नहीं है, ये तक पता चल सकता है। आप ये सब डेटा आपके पास रहता है कि आप वाकई में जिसका नाम चढ़ा हुआ है उसका वो घर है कि नहीं, यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने जो शिकायतें उठाई हैं उससे हमने एक मंच भी दिया, ये शिकायतें आपकी पहुंचेंगी नीति निर्माताओं तक। और ये जो एक गैप है या फिर आप जो एक भ्रष्टाचार की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज है कि क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट को जो इम्प्रूव्ड एक्सेस करना पड़ेगा। ये इनफॉर्मल क्रेडिट में अभी लोग जा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है हमको बैंकों से एक्सेस होना पड़ेगा और किसान तक ले जाना पड़ेगा। किसान तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, और किसान को सबसे पहला बैंक लोन नहीं देता है, किसी भी किसान को बैंक लोन देने से मना करता है। अभी थोड़ा सा ये है कि और वो कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर लैंड पे लोन नहीं देते हैं। अच्छा, ये कि सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। आज कोई भी किसान बैंक जाता है, उसे 1 रुपये की उसे लोन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बैंक सीधा बोलती है कि मैं किसान। देखिए मखाना बोर्ड बनने के बाद ये सारे पहलू को टैकल किया जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटीज, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी बनेंगी, उनका लोन होगा, उनका एक अकाउंट होगा, उनके मेंबर्स होंगे, सब धीरे धीरे होगा। थोड़ी थावस रखिए प्लीज। अच्छा चलिए, देखिए हमारा यहाँ पर मकसद यही है कार्यक्रम करने का कि जो एक अनाउंसमेंट हो जाता है, नीतियाँ बन जाती हैं, लेकिन उनका ज़मीन पर क्या प्रभाव है, कहीं कोई कमी है तो उसको भी डिस्कस किया जाए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि अगर हम ये बातें नहीं पहुँचाएंगे देश तक तो फिर उन पर काम कैसे होगा।
और आज की बातचीत में जो बात निकल कर आई कि एक तो ये कि आप हार्वेस्टिंग में तकनीक को पहुंचाएं, किसान तक पहुंचाएं। पॉपिंग की हम बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो मशीन किसान तक कैसे पहुंचे, वो FPO बना के पहुंचे या कस्टम हायरिंग में कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं। और इसके अलावा पारदर्शिता हो कि जो हाँ बिल्कुल पारदर्शिता हो कि किसान जो पैदा कर रहा है, हम बार बार इसे काला हीरा कह रहे हैं, लेकिन बेचारे किसान की जेब तक तो पहुंचे, उसकी किसान की जेब तो चमके, इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना होगा। और इस मंच से हम तमाम बिंदुओं को आज छूने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आज के कार्यक्रम पर इतनी सार्थक चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम। तो ये था हमारा आज का सच के साथ, जिसमें हमने बात की उस सच्चाई की, यानी मखाना बोर्ड के गठन के बाद स्थिति क्या है, कहाँ अभी भी कमियां हैं, किन्हें दूर करने की आवश्यकता है। अभी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तेज़ी से सरकार इस दिशा में काम कर रही है, बोर्ड काम कर रहा है, इन कमियों को भी दूर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम ऐसे नेशनल मंच पर अब ये मसले उठ रहे हैं, इन पर चर्चा हो रही है। यही मकसद है सच के साथ कार्यक्रम के कि ऐसे सच को हम देश तक, नीति निर्माताओं तक पहुंचाएं। नमस्कार।